हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी हमने 5 चैप्टर कवर अप करे हैं, जिसमें हमने कंपनी लॉ की हिस्ट्री पढ़ी है, उसके टाइप्स पढ़े हैं, उसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं और अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है। तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? देखो, बेसिकली बता देती हूँ क्या होता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें सबमिट करना पड़ता है। इसमें क्या-क्या होता है, इसमें आपकी इंटरनल रिलेशनशिप होती है मैनेजमेंट के साथ, कि आपके मेंबर्स के साथ क्या कैसी रिलेशनशिप है, डायरेक्टर्स के साथ कैसी रिलेशनशिप है, उनके क्या-क्या रूल्स हैं, क्या-क्या उनके रेगुलेशन, क्या-क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं एकदम डिटेल वाइज़ कि क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो फर्स्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का एक डायग्राम दिया हुआ है हमारी बुक में। सो एक लीगल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, ठीक है? इसमें इनके सारे रेगुलेट्स इंटरनल मैनेजमेंट, जितने भी इनके इंटरनल मैनेजमेंट है वो सारे यहाँ पे लिखे हैं। देन जिसमें उनके पर्पस लिखा होता है कि किसका क्या काम है। देन प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रिपेयर किया जाता है। देन इट इज़ सबऑर्डिनेट टू एमओए, एमओए का सब ऑर्डिनेट है। तीन डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन सेकंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड उसके बाद प्रोस्पेक्टस। तो अभी हम सेकंड वाला पढ़ते हैं, देन प्रोस्पेक्टस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अब इसके थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फिल्ड विद रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें अपने रजिस्ट्रार के पास फिल करना पड़ता है जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं कंपनी का। देन इट सेट आउट द रेगुलेशन ऑफ फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यहाँ पे आपके इंटरनल मैनेजमेंट आपके यहाँ पे लिखा होता है। देन एज पर सेक्शन 2.5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आर्टिकल मीन्स the article of association of a company as originally framed as altered over time। ये कभी भी चेंज हो सकता है, आपको ऑल्ट्रेशन करनी है तो आप कर सकते हो। Then rules of internal management contains a rules regulation for managing company's internal affairs। जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं वो मैनेज करती है। देन स्पेसिफाई द मोड एंड मैनर इन विच द कंपनीज बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड, यहाँ पे आपके स्पेसिफिक मोड एंड मैनर बताए जाते हैं जिससे कि आपका बिजनेस एकदम कंडक्टेड किया जाए। देन प्रोवाइड गाइडेंस टू डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग, ये गाइड करता है अपने डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को एंड मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग में। देन सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है सबऑर्डिनेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। देन द डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड अमंग मेंबर्स देमसेल्व्स कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ एमओए, की ये एमओए को कहीं भी ज़्यादा डिसअप्रूव नहीं करता, बस ये रिलेशनशिप बताता है मेंबर्स की एंड उनकी कंपनी की। देन कंपलसरी टू हैव आर्टिकल्स, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, कंपनी के पास होना ही चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5.1 एवरी कंपनी मस्ट हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 5.1 क्या कहता है कि हर किसी कंपनी के पास अपना एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। देन सेक्शन 7.1.8 क्या बोलता है, अ कंपनी अ कॉपी ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्टर्ड ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, की इसकी जितनी जेरिक्स कॉपीज़ होती हैं वो हमें रजिस्टर को सबमिट करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो फीचर्स ऑफ एमओए, की एमओए के क्या क्या फीचर्स हैं। तो वैसे तो इसमें सब ड्यूटीज़ वगैरह लिखी होती हैं हर किसी की। रिटन डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। देखो मैं क्या बोलती हूँ, डेफिनेशन नहीं आती है तो फीचर्स लिख दो, फीचर्स नहीं आते तो डेफिनेशन से उठा के फीचर्स बना दो। सो ए ओ ए क्या है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये रिटन में होना चाहिए। देन सेकंड, इट डिफाइन द इंटरनल रूल्स, जितने भी इंटरनल रूल्स होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि इंटरनल ऑपरेशन कंपनी के क्या क्या है। देन बाइंडिंग नेचर, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है लीगली ये बाइंड करता है कंपनी को और उसके मेंबर से। देन सबऑर्डिनेट ऑफ एमओए कैन नॉट एक्सीड पावर टू डिफाइन इन एमओए, इससे एमओए से ज़्यादा पावर नहीं होती है। देन कॉन्ट्रेक्चुअल इफेक्ट्स क्रिएट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इनकी मेंबर की, जो मेंबर और जो कंपनी है इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल एक रिलेशनशिप, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बताता है। देन सिक्स ऑल्ट्रेशन पॉसिबल, ये ऑल्ट्रेशन करा जा सकता है, इसके स्पेसिफिक लॉज होते हैं, कोई प्रोसीजर होते हैं, वो जैसे आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में थी वैसे ही इसमें भी आगे बढ़ते हैं। देन सेवन, दैट इज रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ अ कंपनी, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये भी एकदम प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसकी जो जेरॉक्स होते हैं वो डायरेक्टर के पास होनी चाहिए। देन अब पढ़ते हैं मॉडल फॉर्म ऑफ आर्टिकल, कि मॉडल क्या क्या है आर्टिकल्स के। सो अंडर द सेक्शन 5.6 क्या कहता है, सर्टेन मॉडल्स फॉर्म्स आर प्रोवाइडेड इन टेबल एफ जी एच आई जे इन शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और मॉडल article of association section 5.7, a company may adopt
इंटायर टेबल एफ, यहाँ पे ना ऑप्शन होता है कि उसको पूरी टेबल एफ लेनी है या फिर टेबल एफ के कुछ प्रोविजंस लेने हैं या फिर कुछ स्टेटमेंट लेनी है, उनको वो चेंज भी कर सकते हैं। देन टेबल एफ विद एक्सक्लूजन, टेबल एफ लेनी है कुछ एक्सक्लूजन के साथ, या फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन लेना है, या फिर इंडिपेंडेंट आर्टिकल विदाउट अडॉप्टिंग टेबल एफ, की बिना किसी टेबल एफ के अडॉप्ट करे आप ये अपनी इंडिपेंडेंट आर्टिकल बना सकते हैं। तो ये पूरा बेस्ड होता है कंपनी पे। देन आर्टिकल ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेक्शन 5.7 में अडॉप्ट ऑल एनी रेगुलेशंस इन टेबल एफ, जो लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी होते हैं वो टेबल एफ के कोई भी रेगुलेशन अडॉप्ट कर सकती है। देन मे हैव सेट ऑफ आर्टिकल्स दैट डू नॉट एक्सीड स्टैट्यूटरी लिमिट्स, कि यहाँ पे जितनी भी लिमिट होती है जो हमें लॉ हमें लिमिट बताता है बस वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। देन आर्टिकल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, की जो प्राइवेट कंपनी है उसका आर्टिकल कैसा होता है। सो अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव आर्टिकल्स ऑफ इट्स ओन विच मस्ट कंटेन द रिस्ट्रिक्शन एज अप्रूव्ड as provided in the section 2.68 of the Companies Act 2013। जो प्राइवेट कंपनी होता है उसके भी आर्टिकल होते हैं जिसमें उसकी सारी अपनी रिस्ट्रिक्शंस लिखी होती है जो कि उनकी सेक्शन अंडर 2.68 में बता दी जाती हैं। Then, therefore, without following these restrictions in its article, it cannot have the status of private company। अगर वो सारी restrictions follow नहीं करेगा तो वो private company को status नहीं मिलेगा। Then, the company shall have a minimum paid up capital, उसकी minimum paid up capital 1 लाख होनी चाहिए। Then, और सच हायर पेड अप कैपिटल एज ए प्रिस्क्राइब द फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो कंपनीज उनको टाइम टाइम बताता रहता है कि कैसे आपकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। देन मस्ट इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन, उसके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए जैसे कि वो अपने शेयर्स ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, उनके 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, पब्लिक इन्विटेशन से उन्हें रिस्ट्रिक्टेड होता है। देन मस्ट हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल, उनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए एज पर प्रिस्क्राइब बाय कंपनी लॉ। देन आर्टिकल ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज के लिए कैसा होता है। सो टेबल जी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है विद शेयर कैपिटल। टेबल एच बताए जाते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। टेबल आई अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल एंड टेबल जी अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल। सो प्रिंटिंग एंड साइनिंग ऑफ आर्टिकल, इसकी प्रिंटिंग कैसे होती है, उसकी साइनिंग कैसी होती है। अंडर द सेक्शन 7.1.a, आर्टिकल मस्ट बी प्रिंटेड एंड divided into consecutively numbers paragraphs, must be signed by each subscriber in presence at least one witness, जो कि जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये पर्टिकुलर डायरेक्टर से और उस पर्टिकुलर मेंबर से साइन अप होना चाहिए और वहाँ पे कोई विटनेस भी होना चाहिए। देन मस्ट इंक्लूड सब्सक्राइबर्स नेम, उनके सब्सक्राइबर्स के नेम, एड्रेस और डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। देन प्रिंटेड कॉपीज ऑन कंप्यूटर लेसर प्रिंटर एज एक्सेप्टेबल इफ नेगेशियब प्रिंटेड, कि वहाँ पे वो प्रिंटेड होनी चाहिए, जेरोक्स होनी चाहिए और उनकी फोटोज कॉपीज भी होनी चाहिए। देन अब पढ़ते हैं कॉन्टेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसकी क्या क्या कॉन्टेंट होता है। तो सबसे पहले होता है अडोप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने बाकी बेसिक छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं प्रोमोटर के साथ वो वहाँ पे लिखे जाते हैं। देन सेकंड नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि आपके शेयर्स की कितनी वैल्यू है एंड कितने नंबर है। देन थर्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कि आप कितने शेयर अलॉट कर रहे हो। देन कॉल्स ऑन शेयर्स, कि आपने कितनी कॉल कर दी, लाइक एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी। देन लीन ऑन शेयर, की शेयर और लीन क्या है। देन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, कि कहाँ कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर, की कोई पैसे नहीं दे रहा है तो वहाँ फॉर फीचर कर लो। देन ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, देन कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। देन वोटिंग राइट्स एंड प्रोक्सीज, की वोटिंग राइट किसके पास कितना है। देन 11 मीटिंग्स, then directors their appointment, then 13 borrowing powers, 14 dividend and reserve, and 15 accounts and audit, and 16 finally winding up, की कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है इसके इसके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है और इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। और कुछ तो जो इसमें आर्ट जो कंटेंट दिए हुए हैं इसमें कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर्स भी हैं जैसे ट्रांसमिशन वाला है, मीटिंग्स वाला है। सो मार्क इन माइंड। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो प्रोविजन ऑफ इंट्रिचमेंट, की प्रोविजन ऑफ इंट्रिचमेंट क्या है। सेक्शन 5.3 आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रिचमेंट, मीनिंग सर्टेन चेंजेस कैन ओनली बी मेड इफ एडिशनल कंडीशन और प्रोसीजर आर फुलफिल्ड, सिमिलर टू स्पेशल रेजोल्यूशन बट स्ट्रिक्टेड, कि अगर आपको कुछ भी ऑल्ट्रेशन करनी है तो वो कर सकते हैं आप। दिस provision can include at the time of incorporation of a company by amending the article later through agreement by all member, कि या तो आप incorporation के टाइम पे करा सकते हैं या फिर by the सारे member मिलके करा सकते हैं या फिर कोई special resolution पास करके बना सकते हैं। Then section 5.5 where provisions of enrichment are made at incorporation later must notice to register in the prescribed manner, अगर आप कोई कुछ करते हैं तो
वो आपको रजिस्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। देन ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल की, अब आप आर्टिकल की ऑल्ट्रेशन करते हैं, कुछ चीज़ें भूल वगैरह जाते हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऑल्ट्रेशन करानी है अंडर सेक्शन 14। अ कंपनी हैज द स्टैट्यूटरी राइट टू ऑल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के पास एक राइट होता है कि वो कुछ चेंजेस करा सकते हैं। देन एनी ऑल्ट्रेशन मस्ट कंप्ली विद कंपनीज एक्ट एंड अदर लॉज। ऑल्ट्रेशन मेड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, जो ऑल्ट्रेशन होता है वो बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन से भी हो सकता है। द ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द कंपनी। बस ये ना किसी की पावर वगैरह पे हाइप नहीं होनी चाहिए। देन इफ़ एन ऑल्ट्रेशन इज़ अप्रूव्ड अ कॉपी मस्ट फाइल विद रजिस्टर विद द प्रिस्क्राइब टाइम। अगर आपकी अप्रूव्ड हो जाती है ऑल्ट्रेशन, तो आपको उसकी कॉपी रजिस्टर के पास भेजनी पड़ती है, नहीं तो आपके पास चार्ज फाइन लग जाता है। देन उसके बाद ट्रिब्यूनल अप्रूवल इज नेडिव इट ऑल्ट्रेशन इन्वॉल्व कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर प्राइवेट से पब्लिक में कर रहे हैं, तो आपके पास ट्रिब्यूनल की अप्रूवल होनी चाहिए। देन ऑल्ट्रेशन मस्ट बी बोनाफाइड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी। जो ऑल्ट्रेशन है वो थोड़ी कंपनी के फेवर में आनी चाहिए, ये नहीं आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। सो अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमें अप्रूवल चाहिए होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। इंटीमेशन टू ओएसी, सीक अप्रूवल, अप्रूवल के पास हमें चाहिए होती है, ट्रिब्यूनल की अप्रूवल चाहिए होती है। देन इंटीमेट आरओसी ऑफ अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, कि आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। देन इंटीमेट सेक्टर एक्सचेंजेस की, इंटीमेट सेक्टर एक्सचेंजेस इन द सेंस कि आपको सेबी के पास भी कंफर्मेशन भेजनी पड़ती है। देन प्रोसीजर फॉर इफेक्टिव ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल की प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। सो प्रपोज अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि पहले आपका प्रपोजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे। देन ड्राफ्ट नोटिस विद रेजोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, फिर आपको अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, अपने रेजोल्यूशन के साथ नोटिस भेजना पड़ेगा प्रॉपर। देन सेक्रेटरी कन्वे से जनरल मीटिंग, फिर जो सेक्रेटरी होंगे वो जनरल मीटिंग कन्वे करेंगे। देन रेजोल्यूशन वहाँ पे पास होगा। देन कॉपी ऑफ द रेवोल्यूशन फिल विद रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज। फिर जितनी भी आपकी कॉपी होगी रेजोल्यूशन की, वो रजिस्टर के पास सबमिट करने आनी चाहिए विद इन द 30 डेज। देन 6 होता है ट्रिब्यूनल अगर अप्रूव करता है तो। देन 7 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ अमेंडेड आर्टिकल सेंड टू स्टॉक एक्सचेंज, फिर वहाँ पे सेबी को भेजने पड़ती हैं वो आपके अप्रूवल वाली लिस्ट। देन अभी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखो पूरी प्रोसेस क्या होती है। पहले तो आपको एक डेट फिक्स करनी पड़ती है, टाइम फिक्स करना पड़ता है मीटिंग का। उसके बाद आपका जो सेक्रेटरी आता है वो आता है और वो वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता है। फिर आपको विद इन द 30 डेज आपको रजिस्टर ऑफ द कंपनी के पास वो सबमिट करना पड़ता है। देन अगर वो अप्रूव हो जाता है ट्रिब्यूनल से, तो उसकी आपको कॉपीज़ भेजनी पड़ती है, 6 कॉपीज़ आपको भेजनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज के पास, ठीक है। फिर वहाँ से वो ऑल्ट्रेशन फुल हो आके आ जाती है। और अगर आप कोई डिले करते हो, किसी चीज़ में डिले करते हो, तो वहाँ पे आपको पेनल्टी लगती है 1000 की फॉर ईच कॉपी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ पावर टू ऑल्टर आर्टिकल्स की, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। सो फर्स्ट, मस्ट नॉट बी अगेंस्ट to the provision of act, cannot authorize anything prohibited or implicated impedily प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि जितनी भी आपकी ऑल्ट्रेशन आप करा रहे हो वो कोई ऐसे इलीगल नहीं होनी चाहिए, वो लॉफुल अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। देन सेकंड, मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद मेमोरेंडम, एमओए हैज सुपीरियर अथॉरिटी। दोनों को साथ नहीं लेके चल सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सेम चीज़ें डालोगे तो आप बना क्यों रहे हो अलग अलग, ठीक है। तो एमओए को थोड़ी सुपीरियर अथॉरिटी दो तो बेटर है। देन थर्ड, मस्ट नॉट सेंक्शन एनीथिंग इलीगल, उसमें कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, कुछ भी अगेंस्ट द लॉ नहीं होना चाहिए। देन फोर्थ, नॉट इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑल्ट्रेशन मेड बाय ट्रिब्यूनल, कुछ भी ऐसे गलत वलत नहीं होना चाहिए उसमें। देन फिफ्थ, अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर कन्वर्जन, अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो तो आपके पास ट्रिब्यूनल की अप्रूवल होनी चाहिए। देन नो इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, कैन नॉट इम्पोज एडिशनल लाइबिलिटी विदाउट कंसेंट, के उनकी कोई कंसेंट दी नहीं है उनकी लाइबिलिटी छेड़ने के लिए और आपने वो लाइबिलिटी छेड़ दी, तो ये भी थोड़ा अनलॉफुल हो जाएगा। देन सेवेंथ, ऑल्ट्रेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली, कि अगर आप कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हो तो आपके पास कोई स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, ये नहीं आप बिना किसी की परमिशन से आप कर रहे हो तो आपके पास देन मस्ट फॉलो प्रॉपर वोटिंग प्रोसीजर, प्रॉपर आपको प्रोसीजर फॉलो अप करना पड़ता है। देन 8, शुड नॉट कोस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट, अगर आपको ऑल्ट्रेशन कराओ, ये नहीं कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तो उसको ब्रीच करने के लिए या फिर उससे भागने के लिए आपने ऑल्ट्रेशन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन मस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, जो आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हो उसमें कंपनी का बेनिफिट होना चाहिए। देन फ्रॉड
ऑन द minority, कैन नॉट एक्सप्लॉइट माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अगर आपके पास थोड़ी माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर है तो उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। देन 11th, retrospective alteration allowed unless it creates unfair disadvantages। यहाँ पे कुछ भी disadvantages नहीं होना चाहिए, सब कुछ clearly and beneficial होना चाहिए। 10th, 12th, articles cannot be made unalterable, no provision can be permanently fixed। अगर आप कुछ भी provision करते हो permanently fix नहीं कर रहे हो, अगर in future आपको वो भी change करना हो तो वो कर सकते हो। देन 13, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ शेयर होल्डर, कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकते, सबको आपको इक्वल रख के चलना पड़ेगा। देन अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन दी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस पढ़ लेते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द रिलेशन ऑफ द कंपनी विद आउटसाइड द वर्ल्ड। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है रिलेशनशिप बताता है विद कंपनी एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डील्स विद द राइट ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी इंटर सी एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद द कंपनी एंड द मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप बताता है। देन इनका स्कोप क्या क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ द कंपनी डिफाइन द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का चार्टर है और ये डिफाइन द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ की जो भी आप काम कर रहे हो उनका क्या स्कोप है वो बताता है। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज अ डॉक्यूमेंट विच रेगुलेट इंटरनल मैनेजमेंट या इंटरनल मैनेजमेंट फॉलो अप करता है। देन दीज आर द रूल्स मेड बाय द कंपनी। यहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं जैसे कि जो कंपनी है वो उन पे चलती है और उन्हीं पे सेट होती है। कंटेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? उसमें हमारा नेम क्लोज होता है, रजिस्टर्ड होता है, ऑब्जेक्ट लाइबिलिटी क्लोज, ये सब होता है। मीन वाइल जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वहाँ पे उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं कंपनीज के और वहाँ पे रिलेशनशिप बताई जाती है मेंबर से। देन स्टेटस, मेमोरेंडम इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। मीन वाइल जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो सिर्फ एक सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। देन ऑल्ट्रेशन कैन बी ऑल्टरेड ओनली अंडर सर्टेन सिचुएशन। ये सिर्फ कभी कभी ऑल्टरेट किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यहाँ पे अप्रूवल भी लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। देन यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह भी बिठाई जाती हैं और यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से ही होती है। देन अल्ट्रा वायरस, अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजन कंटेन इन मेमोरेंडम एंड इट डज नॉट। इस अल्ट्रा वायरस की जितने भी आपके मेमोरेंडम में लिखा वही एक्टिविटी करोगे, अगर आप उसके अगेंस्ट करोगे तो वहाँ पे आपका अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। देन एनीथिंग डज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स मस्ट विच इज इंट्रा वायरस मेमोरेंडम कैन बी रेक्टिफाइड। कि अगर इसके अकॉर्डिंग हो जाता है तो वहाँ पे वो अप्रूव तो हो जाता है बट उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में कौन कौन से इफेक्ट है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सिमिलर फेस कराती है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10.1 ऑफ कंपनीज एक्ट, वंस रजिस्टर्ड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बाइंड द कंपनी एंड इट्स मेंबर एज इफ ईच हैड साइन देम। जो हमारी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है दोनों ही कंपनी के फेवर में काम करते हैं, दोनों को ही बाइंड करके चलते हैं। सो दे क्रिएट अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इन 4 ways। वे दोनों ही 4 कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। एक मेंबर ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स, एक मेंबर इंटरेस्ट एंड द कंपनी टू द आउटसाइडर। मतलब एक मेंबर से कंपनी तक का, कंपनी से मेंबर तक का, मेंबर से मेंबर तक का और कंपनी से बाहर वालों तक का। सो मेंबर टू द कंपनी, ईच मेंबर मस्ट ऑब्जर्व द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल। जो ईच मेंबर होता है वो आर्टिकल्स अच्छे से चेक करता है। कंपनी कैन इन्फोर्स आर्टिकल्स अगेंस्ट मेंबर इफ एज इफ दे साइन देम। जो कंपनी होती है वो उन्हीं के साइन करने के बाद ऑपरेट होते हैं। देन कंपनी टू द मेंबर्स, कंपनी इज बाउंड टू फॉलो प्रोविजंस फॉर मेंबर्स राइट। अब जो कंपनी है वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं मेंबर्स, तो उन्हीं के फेवर में थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, तो वो उन्हीं के राइट्स के लिए काम करती है जैसे कि वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड्स मीटिंग्स। देन मेंबर कैन शू द कंपनी इफ़ दीज राइट आर वायलेटेड। जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी को सू कर सकते हैं अगर कोई भी उनके राइट वो वायलेटेड होते हैं। सो थर्ड, मेंबर्स इंटरेस्ट, आर्टिकल मेमोरेंडम डू नॉट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर्स डायरेक्टली। members cannot enforce provisions against each other, कंपनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। कि वो की जो मेंबर्स होते हैं वो मिलके कंपनी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। देन फोर्थ, कंपनी टू द आउटसाइडर, आर्टिकल डू नॉट बाइंड आउटसाइडर्स, आउटसाइडर कांट इन्फोर्स राइट जस्ट बिकॉज दे मेंशन इन आर्टिकल्स। जो आर्टिकल होता है वो
अदर्स के लिए बाइंड नहीं होता है, और जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके कोई राइट भी नहीं होते। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सेक्शन 399 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिकली आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी विद इन 7 days of request. Failure of supply can cause fine 10,000 per day or 1 lakh whichever is less। देखो जो मेमोरेंडम और आर्टिकल होता है ये पब्लिकली डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि पब्लिक आके इनको देख पाए तभी तो वो सब्सक्राइब करेगी ना उनके शेयर्स। तो अगर पर उनको पहले फ़ीस पे करनी है, पर उनकी फ़ीस पे करने के बाद भी अगर उनको 7 दिनों के अंदर अंदर नहीं मिलते हैं उनको वो, तो वहाँ पे उनके फेलियर के तौर पे उन्हें 1000 रुपये पर दिन के लिए देने पड़ते हैं और 1 लाख रुपये देने पड़ते हैं। दोनों भी लेस होंगे, उनको वो पे करना पड़ेगा एज अ फाइन। सो एवरी वन डीलिंग विद कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिज्यूम टू हैव रीड एंड अंडरस्टूड डॉक्यूमेंट्स, की जो भी कंपनी के लिए काम करेगा, कंपनी के फेवर में काम करेगा, कोई शेयर होल्डर या क्रेडिटर्स, तो पहले उन्हें कंपनी के रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में होते हैं। सो कीवर्ड्स क्या थे, मेमोरेंडम क्या था जो कंपनी के पावर एंड स्कोप बताता है, और आर्टिकल क्या था जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कंपनी के। Then, doctrine of indoor management meaning. The doctrine is an exception to the doctrine of constructive notice. The doctrine of constructive notice say that anyone dealing with companies is assumed to know the content of its public documents, memorandum and article of association. But the director of indoor management say that outsiders are not expected to know the company's internal procedure. They can assume that internal rules have been properly followed। कि देखो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता था कि पब्लिक के लिए फेवर में होना चाहिए, कि पब्लिक को पता हो कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। बट मीनवाइल जो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो कहता है ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों बताए कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। कंपनी के अंदर तो पर्सनली इतना कुछ चलता है, हर किसी को तो जाके नहीं बताएगा ना, मतलब छोटी से छोटी चीज़ नहीं बतानी चाहिए पब्लिक को, नहीं तो मिसयूज़ हो जाता है। तो वहाँ पे वो आके बोलता है कि पब्लिक को ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि जो कंपनी है वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। सो इसका पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट आउटसाइडर हु एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद द कंपनी इन अ गुड फेथ, कि जो आउटसाइडर आ रहे हैं वो गुड फेथ के लिए आए विदाउट नोइंग वेदर द कंपनीज इंटर्न फॉर्मेलिटी वर कैरिड आउट। सो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे फेयरनेस का बैलेंस बना रहता है एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट द कंपनी। देखो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बाहर वालों को अच्छे से नॉलेज मिल जाती है कंपनी वालों के लिए, बट हमारा जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये भी गलत नहीं कह रहा है, नहीं तो मिसयूज़ हो जाएगा अगर सब चीज़ पता लग जाएगी तो। देन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट द आउटसाइडर डीलिंग विद गुड फेथ, कि ये भी बाहर वालों को भी प्रोटेक्ट करता है और हमारे इनसाइडर एंड आउटसाइडर दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। देन एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि वो कौन कौन से एक्सेप्शंस है जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। सो द डॉक्ट्राइन डज नॉट प्रोटेक्ट आउटसाइडर इन एवरी सिचुएशन, वो आउटसाइडर को हर सिचुएशन में नहीं प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब बाहर वालों को पता है कि अंदर क्या हो रहा है। सो अब पढ़ता है, इफ़ द आउटसाइडर्स नो दैट इंटरनल रूल ऑफ फॉर्मेलिटी हैज़ नॉट बीन फॉलोड दे कैन नॉट रिली ऑन द डॉक्ट्राइन, कि देखो अब बाहर वालों को पता है कि अंदर कुछ गलत चल रहा है, फॉर्मेलिटीज़ नहीं कवर अप हो रही है, पर वो फिर भी नहीं कह रहे, वो तो वो सिर्फ डॉक्ट्राइन के ऊपर सेट नहीं रह सकते। मतलब ये नहीं कि उन्हें पता है कि अंदर गलत हो रहा है बट डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ने बोला है कि हाँ इतना कुछ भी पता होना नहीं चाहिए, तो वो कुछ अगेंस्ट कोई वॉइस रेस नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, इफ सप्लायर नो दैट द कंपनी स्किप द रिक्वायर्ड शेयर होल्डर अप्रूवल ही कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर उसको पता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करके चल सकता। देन negligence, so if the outsiders fails to make reasonable inquiries where when there are suspicious circumstances the protection is lost, the law expects some due cares before dealing with company, कि आप बिना कंपनी को जांचे परखे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो तो void ही होगा ना। देन थर्ड, for grey, the doctrine never applies to forget documents. A forget contract or share certificate is void. Even an innocent outside cannot enforce it. इन द सेंस कि जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब रियल होने चाहिए, कभी जैसे जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए। देन फोर्थ, एक्ट आउटसाइड apparent authority. If an officer of the company act beyond the powers that is reasonable person would think they have, the outsider cannot claim protection. Example, a clerk selling company
कंपनी लैंड विदाउट अथॉरिटी, कि जो कंपनी है उसके जो ऑफिसर्स हैं विद इन द अथॉरिटी काम करने चाहिए, विद इन द लीगली काम करने चाहिए। अगर कोई भी बियॉन्ड देयर पावर्स करेगा तो वो इलीगली होगा। देन फिफ्थ, नो नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ आर्टिकल, द डॉक्ट्राइन ओनली प्रोटेक्ट दोज हु हैव रीड एंड रिलाइड ऑन द आर्टिकल। जो लॉ है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्ट करेगा जिन्होंने एटलीस्ट वो पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा नहीं है उसको क्या ही प्रोटेक्ट करे वो। सो इफ़ यू डोंट चेक द आर्टिकल एट ऑल यू कांट क्लेम द इंटरनल कॉम्प्लेंस, कि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप फिर क्लेम भी नहीं कर सकते। देन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? सो सेक्शन 6, द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ओवरराइडिंग एनीथिंग कंटेन द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल इफ एनी क्लोज आर्टिकल कन्फ्लिक्ट्स विद द एक्ट एंड द एक्ट विल प्रिवेल। कि ये भी आपको अगले वाले में समझ में आएगा। तो हमारा सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है कि अगर आप मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बीच की लड़ाई लॉ से हो जाए, ठीक है, कोई एक्ट है उससे हो जाए, तो वहाँ पे एक्ट ही प्रीवेल करेगा, ठीक है, वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं प्रीवेल होगा। देन अब पढ़ते हैं कंपनी सेक्रेटरीज ड्यूटी फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसकी क्या क्या ड्यूटी होती है जब वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कराता है। सो व्हेन अ कंपनी चेंजेस ऑल्टर इट्स आर्टिकल द कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू फॉलो थीस स्टेप। द फर्स्ट इज बोर्ड मीटिंग, उसको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी। सो कॉल एंड होल्ड अ बोर्ड मीटिंग टू डिस्कस द नीड फॉर ऑल्ट्रेशन, उसको एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी कि ऑल्ट्रेशन क्यों कराना है। देन अप्रूव द प्रपोजल एंड फिक्स द डेट टाइम एंड प्लेस फॉर जनरल मीटिंग, उन्हें जनरल मीटिंग के लिए डेट टाइम वगैरह फिक्स करानी पड़ेगी। देन कंसेंट ऑफ मेंबर्स, द प्रपोज ऑल्ट्रेशन मस्ट अप्रूव बाय मेंबर्स और शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में वहाँ पे सारे मेंबर उसको अप्रूव करने चाहिए। देन जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 75 ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए आर्टिकल को ऑल्टर कराने के लिए। देन इंश्योर द मीटिंग इज वैलिड कन्वेड एंड कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द एक्ट, और जो मीटिंग होती है वो एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देन फोर्थ, वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी मोर देन 15, स्पेशल रेजोल्यूशन एटलीस्ट अगर सिंपल मेजॉरिटी है तो मोर देन 50 होना चाहिए, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन करा रही हो तो एटलीस्ट 75% वोट्स होनी चाहिए फेवर के लिए आर्टिकल के ऑल्ट्रेशन के लिए। देन लास्ट वन दैट इज फिफ्थ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग मस्ट इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, वहाँ पे आपको एक पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि ऑल्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन सिक्स, ऑल्ट्रेशन रिगार्डिंग डायरेक्टर्स इफ़ चेंजेस रिलेटेड टू, अगर कोई ऑल्ट्रेशन डायरेक्टर्स के लिए है तो लाइक अपॉइंटमेंट, रिप्रूवल, पावर रिमूवल कुछ भी करना है तो उसके लिए एक अलग से पास होता है। ऑफ डायरेक्टर इससे must be clearly mentioned in the resolution and explanatory statement. Seventh, conversion of public company to private company, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नेसेसरी टू कन्वर्जन, अगर आप कन्वर्ट करें तो वहाँ पे कन्वर्जन का आर्टिकल लगता है। रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है। देन एट, दैट इज कॉपी ऑफ आर्टिकल, अ कॉपी ऑफ आर्टिकल्स मस्ट बी सेंड टू रजिस्टर ऑफ कंपनी, मतलब अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपीज़ नहीं दोगे तो आपको हमें पेनल्टी लग जाएगी विद इन दी प्रिस्क्राइब टाइम। सो या फिर आप आरओसी को दे सकते हो या फिर स्टॉक चेंज को दे सकते हो, ठीक है। नोटिंग ऑफ ऑल्ट्रेशन, द ऑल्ट्रेशन शुड बी नोटेड इन द मिनट्स ऑफ मीटिंग इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, फिर आपके पास जो ऑल्ट्रेशन होती है उसके बाद आपको हर जगह वो इशू करा लेनी चाहिए, उसके जेरोक्स बनवा के रजिस्टर पे रखवा लेनी चाहिए। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 6 दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर।